सभी दोस्तों को फिर से जोहार। आज आज हम लोग देखेंगे तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास झारखंड का। तो मध्यकालीन में हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे सल्तनत काल। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया यानी बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? तो वे शासक का नाम है बख्तियार खिलजी। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड जो है इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय नागवंशी जो राजा थे हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। 1206 में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस वंश के समय मुस्लिम नेताओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? तो गुलाम वंश। नेक्स्ट है कि 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? तो भेजा था मलिक छज्जू या छज्जू मलिक को, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं मलिक छज्जू। आगे हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? तो झारखंड राज्य से होकर। आगे हम लोग देखेंगे कि तुगलक काल के किस किस सिप हसलार ने हजारीबाग के चाय चापा किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया? तो मलिक बया। मलिक बया जो है मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, जो हजारीबाग के चाय चंपा आ पहुंचा संथाली स्रोतों के अनुसार। हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया? तो सतगावा। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया। 7 नंबर तारीखिए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किए? तो 2 बार। तारीखिए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 2 बार। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उरांव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। उरांव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए गए थे। खिलजी काल में प्रचलित चौधरी, खुत, मुकद्दम जैसे शब्द प्रचलित थे। उपरोक्त सभी सही है। आगे हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो कपिलेंद्र गजपति ने। उड़ीसा के कपिलेंद्र गजपति नामक शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। हम लोग आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हम लोग देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में झारखंड का भौगोलिक आकार स्पष्ट वर्णन है। इस अमूल्य ग्रंथ यानी चैतन्य चरितामृत में संथाल परगना और छोटा नागपुर से होते हुए चैतन्य महाप्रभु गुजरने का उल्लेख है। इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुर बाड़ी की स्थापना की। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आगे हम लोग देखेंगे
कि कौन सा कथन असत्य है। हम लोग देखेंगे कि बीरभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितामृत है, तो सही है। चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना सारठ प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले के करो ग्राम में पधारे थे। मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम के कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितामृत में आया। हम लोग आगे देखेंगे कि झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय झारखंड आए थे और पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। इस क्षेत्र में नागवंश का शासन था। आगे, जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था, तो इब्राहिम सरकी ने। चौदह सौ चौरानवे में दिल्ली सुल्तान के सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगौड़ा शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण लिया, तो साहेबगंज ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगांवा का शासक नियुक्त किया, तो हाजुद्दीन आजमुल मुल्क को। ये जो थे हाजुद्दीन आजमुल मुल्क जो है सतगांवा के शासक थे। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक जो है शिवदास कर्ण था। इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, तो आदिल शाह द्वितीय को। अब हम लोग देखेंगे मुगल काल में झारखंड। पहला, मुगल काल में झारखंड किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल काल में खुखरा या कुकरा के नाम से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था, तो हाँ। नासिर खान लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था, तो हाँ। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया। अकबर के सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनेद करानी का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था, तो 1589 ईस्वी में। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शेर शाह को। मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया, तो 1585 में। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया, तो तेलियागढ़। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ रास्ते का उपयोग किया और 1539 के युद्ध में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से बीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 7 नंबर कि 1538 में शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खान को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था, तो महारथ चेरो को। तो शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खान को महारथ चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था। 8 नंबर हम लोग देखेंगे कि अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स ए सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द में संबोधित किया, तो खोखरा में। 9 नंबर हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन असत्य है। शेर शाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था कि सफ़ेद हाथी जिसका नाम था श्याम सुंदर
को प्राप्त करना, तो बिल्कुल सही। इस आक्रमण में खवास खान का साथ जो है दरिया खान ने भी दिया था। शेर शाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि हुमायूं शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया, तो झारखंड का। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो अकबर ने। अकबर के समय शहबाज खान ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया तथा अपना करदाता राज्य बनाया। 1592 में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? तो राजमहल। 13 नंबर हम लोग देखेंगे कि अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी, जिसे मधुकर शाह की पराजय हुई, जिसे उसने मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो शहबाज खान। 14 नंबर हम लोग देखेंगे कि झारखंड के किस राजा यानी मधुकर करण शाह उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खान के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था? तो मधुकर शाह। झारखंड के मधुकर शाह ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खान के विरुद्ध मुगलों का अभियान जो है मानसिंह के साथ दिया। 15 नंबर हम लोग देखेंगे कि सिंहभूम के पोरहाट वंश मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? तो 1591 से 92 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष बनाया गया? तो 1589। इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया? तो 1617 ईस्वी में। राजा मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया गया? तो भागवत राय। राजा मान सिंह ने पलामू के भागवत राय जो हैं वह चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार किया। हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि कौन सा कथन सत्य है? भगवान राय को पराजित करके 54 हाथियां अकबर के समक्ष पेश किया गया। आइन अकबरी के अनुसार हजारीबाग के स्थान 6 और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार शामिल है। शहबाज खान कम्बू के नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। तो उपरोक्त सभी सही है। 20 नंबर प्रश्न किस मुगल शासक के समय झारखंड मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? तो जहांगीर। नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा? तो 12 वर्षों तक। जहांगीर के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया। बाद में उसे जहांगीर ने राज्य को पट्टा के रूप में 6000 रुपये सालाना पर दे दिया और उसे शाही की पदवी प्रदान की। जहांगीर के समय खुखरा झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? जहांगीर के समय खुखरा यानी झारखंड प्रदेश का राज्यपाल जो है इब्राहिम खान या फतेह खान थे। हम लोग देखेंगे कि तुजु की जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खान को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो 1615-16 ईस्वी में। हम लोग देखेंगे सुमेलित करें कि औरंगजेब जो शासक हैं इसके सेनापति कौन थे? तो औरंगजेब के शासक के सेनापति जो थे वह दाऊद खान थे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि शाहजहां के सेनापति जो हैं वह शाइस्ता खान थे और जहांगीर के सेनापति जो हैं वह इब्राहिम खान और अकबर के सेनापति जो हैं वह शहबाज खान। अब हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन थे? तो रघुनाथ शाह
जो अत्यंत धार्मिक एवं दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके बाद राम शाह राजा बने। इस दौरान मुगल और नागवंशी राजाओं के बीच मधुर संबंध बन गए। निम्न में से कौन नागवंशी राजा हीरा का सबसे अच्छा पारखी था? तो दुर्जन साल जो है वह नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था। 1527 ईस्वी में जब मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद पैदा हो गया तो बादशाह जहांगीर ने हीरो के पारखी के रूप में प्रसिद्ध दुर्जन साल को ग्वालियर किले में शाही दरबार बुलाया गया। दुर्जन साल ने हीरे की पहचान कर ली। इससे खुश होकर जहांगीर ने उसे शाह की उपाधि दी और कैद से मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो अनंत राय और शाहबल राय। चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया, जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला। तो शाहबल राय को। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? तो राजमहल को। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने हेतु चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया? तो शाइस्ता खान। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। तो शाइस्ता खान पलामू पर आक्रमण 1642 में किए। शाइस्ता खान चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में 80,000 स्वीकारा। जबरदस्त खान का पलामू आक्रमण 1643 ईस्वी में हुआ। उपरोक्त सभी कथन सत्य। 1644 में संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई? तो प्रताप राय को। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन थे? तो मेदिनी राय थे। मेदिनी राय को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहा जाता है। 1636 में नागवंशी राजा को बिहार सूबेदार के पास कितना रुपया कर के रूप में जमा करना पड़ा था? तो 1,61,000 रुपया। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने भेजा था? दाऊद खान पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया। औरंगजेब के समय दाऊद खान ने चेरो राजा साहब राय के साथ 1600 औरंगा का युद्ध लड़ा 1660 में, जिसमें साहब राय पराजित हुए, परंतु व्यापक दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया। पलामू में ही कुंडा किला के राजा चुन राय ने औरंगजेब के दबाव में जब इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो चेरो राजाओं ने उसकी हत्या कर दी। विजय के पश्चात दाऊद खान पलामू किले में रहने लगा। पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय द्वैसा पर आक्रमण किया? तो मेदिनी राय ने। निम्न में से किस चेरो राजा ने द्वैसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगाया गया? मेदिनी राय ने। कौन सा कथन असत्य है? 1760 में औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इसमें चेरो पराजित हुए। 1662 में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुरान किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने मनकली खान को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर डी गलत है। औरंगजेब के शासनकाल 1667 में रामगढ़ का राजा कौन था? तो दलेल सिंह। रामगढ़ के किस राजा ने 1670 में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ किया गया? तो दलेल सिंह। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो औरंगजेब। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का राजगुरु जो है हरिनाथ ब्रह्मचारी थे। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत में उत्तर मध्य मुगल काल कि औरंगजेब
कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को किस क्षेत्र के गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीन कर दिया? तो औरंगजेब तो सरबुलंद खान ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र एवं खुखरा प्रदेश को सरबुलंद खान ने 1717 में मुगल शासन के अधीन किया। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 में टोरी परगना पर कब्जा किया? तो रंजीत राय ने। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला छोटा नागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो 1730 में। हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? तो हिदायत अली खान ने। मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते से झारखंड भागा? तो छत्तीसगढ़। भोंसले परिवार द्वारा नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार हैं J.H. हैविट। निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठा। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है कि झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 6000 ईसा पूर्व माना जाता है? तो बिल्कुल सही है। मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। सही है। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर बी हम जो गलत दिया हुआ है इसमें दिया है 7 गढ़ और 22 परगना, जबकि 22 परगना नहीं होता है, 21 परगना होता है। ठीक है। 82 नंबर हम लोग देखेंगे कि नागवंश के संस्थापक फणिक मुकुट राय थे जिन्होंने नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो सही है। इन्होंने 64 ईस्वी यानी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। ये भी सही है। इनका विवाह पंचेत राज्य के गोवंशी क्षत्रिय के यहाँ हुआ तथा पंचेत राज्य की सहायता से ही इन्होंने क्योंझौर राज्य को पराजित किया। इन्होंने अपने शासन में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया। बनारस से आए भावराव श्रीवास्तव को अपने दीवान नियुक्त किया। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 83 नंबर है कि कौन कथन सही है कि फणिक मुकुट राय ने सुतियांबे में एक शिव मंदिर का निर्माण किया। इसके अलावा पुरी में आने वाले एक पांडे के द्वारा ठाकुर बाड़ी में एक मूर्ति की स्थापना करवाई तथा उस पांडे को स्वरंदा एवं महुआ नामक गांव देकर बसाया। यह कथांक के अनुसार झारखंड को विष्णु पुराण में नागद्वीप कहा जाता था। यह नागद्वीप नाग जाति के लिए प्रसिद्ध है। नागवंश के ये सही है। नागवंश के झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। इसमें हमसे हम लोग देखेंगे गलत कौन है। तो गलत जो है वह है पहला है कि फणिक मुकुट राय सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर, शिव मंदिर नहीं, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। 84 नंबर हम लोग देखेंगे कि राजधानी और राजा सुमेलित करना है। तो सुतियांबे जो है वह फणिक मुकुट राय, चुटिया राजधानी जो है वह स्थानांतरित किए थे प्रताप राय, खुखरा जो है भीमकर्ण और द्वैसा जो है वह दुर्जन शाह।
अब हम लोग 85 नंबर देखेंगे कि सुमेलित करना है राजधानी और राजा। तो रातूगढ़ जो है वह उदयनाथ उदयनाथ सहदेव, जबकि पालकोट भौरो जो है वह जगन्नाथ, पालकोट सिर्फ जो है वह है यदुनाथ और सतरंजी जो है इननाथ सहदेव। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। 66 नंबर कि नागवंशी के प्रथम राजा नागवंश के पहला राजा भीमकर्ण थे, जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण किए और छोटा नागपुर क्षेत्र पर कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण का प्रभाव या नागवंशियों से मित्रता का प्रतीक है। इन्होंने चूटिया की जगह खोखरा को अपनी राजधानी बनाई तथा भीम सागर झील का निर्माण कराया। सुरगुजा यानी पलामू के हैलवंशी रक्सेल्स राजा के साथ बरवा का युद्ध लड़ा, जिसे रक्सेल्स राजा पराजित किए। भीमकर्ण ने रक्सेल क्षेत्र में लूटपाट की तथा वासुदेव की एक भूमि भी प्राप्ति की। 67 निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है। 87 नंबर तो सही अर्थ हम लोग देखेंगे, इसमें जो है वह दुर्जन शाह जहांगीर के समकालीन था। दोयसा को अपनी राजधानी बनाई। दोयसा तीनों ओर पहाड़ों से तथा एक और कोयल नदी से घिरा है। यह कई सुंदर भवनों के साथ साथ नवरत्नगढ़ नामक महल का निर्मित कराया। ये तीनों कथन जो है सत्य है। अब हम लोग देखेंगे 88 नंबर। 88 नंबर में बोला गया है कि दुर्जन साल हीरे के पारखी व्यक्ति थे। तो हाँ, जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित किया। तो हाँ, 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो हाँ, और इन्होंने ये जो 4 नंबर दिया अकबर द्वारा नहीं, जहांगीर के द्वारा शाह की उपाधि दिया गया। 89 नंबर हम लोग देखेंगे कि रघुनाथ शाह जहांगीर के समकालीन थे। रघुनाथ शाह जहांगीर के समकालीन थे, अत्यंत धार्मिक एवं दानी स्वभाव के थे। दूसरा है कि रांची स्थित बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर तथा रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण हुआ है। राम सीता मंदिर के निर्माण में हरि ब्रह्मचारी की मुख्य भूमिका थी। हाँ। अब हम लोग देखेंगे 90 नंबर कि चिंतामणि शरण नाथ सहदेव नाग के अंतिम हुए। तो हाँ, एन शाह रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध हुए। तो गलत। इन्होंने स्वर्ण रेखा के समीप शतरंजी में अपनी राजधानी बनी। सही। छत्रकन लोधी वंश के समकालीन था। तो सही। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। प्रतापकर्ण तुगलक वंश के समकालीन राजा थे। प्रतापकर्ण के शासनकाल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमाड़ गढ़वाल राजाओं के विद्रोह किया। यहाँ जो है नागवंशियों की राजधानी खुखरागढ़ को घेर कर प्रताप राय को बंदी बना लिया था। हाँ, खैरागढ़ के खरवार वागदेव की सहायता से उन्होंने घटवारों को पराजित किया। तो हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि गलत कौन सा है। गलत है पहला नंबर, प्रतापकर्ण की जगह में प्रतापकर्ण जो है लोधी वंश, यहाँ तुगलक वंश के बदले में होगा क्या। तो लोधी वंश के समकालीन राजा थे। कौन सा कथन सही है कि शिवदास कर्ण का शासनकाल 1391 से 14 के बीच में था। तो हाँ, इनके समय में गुमला में घाघरा स्थित हापामुनि मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित मराठा एवं राजगुरु सियानाथ देव की सहायता से स्थापित किया। तो हाँ, गजघंट राय के शासन काल में 869 to 905 ईस्वी में गुमला के घाघरा स्थित हापामुनि गांव में महामाया मंदिर की स्थापना कराई गई। गजघंट राय के शासन में गुमला चैनपुर के निकट टांगीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। अब हम लोग देखेंगे 93 नंबर कि कौन सा कथन सत्य है। तो पलामू में स्थापित होने वाला रक्सेल राजवंश था। रक्सेल खुद को राजपूत कहते थे और इनकी 2 शाखाएं थी, देवगन और कुंडेलवा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
चेरो राजवंश का उदय मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र में हुआ। पलामू के चेरो वंश की स्थापना इनके प्रमुख राजा भागवत राय, महावत चेरो, अनंत राय, मेदिनी राय थे। रक्सौल वंश के को पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आधुनिक पलामू निर्माता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। उपरोक्त सभी सही। 95 नंबर हम लोग देखेंगे कि महारत चेरो के शासन काल में शेर शाह के सेनापति खवास खान ने चेरो के ऊपर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? खड़गडीहा राजवंश की स्थापना 15 शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र के हंसराज देव ने किया था। हंसराज देव ने किया था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हंसराज देव हजारीबाग के वंदावत जाति को पराजित कर खड़गडीहा राज्य का स्थापना किया। कुंडा किला जो है पलामू में नहीं, ये जो है हजारीबाग में है, तो ये गलत है।